Hello everyone. Good morning to all of you. Okay, once you confirm that things are fine, so that we can proceed. और अगर स्क्रीन आपको दिख रही है प्रीवियस क्लास से रिलेटेड है तो मैं इसको समराइज करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ. So confirmation is needed. To get this response. Okay, audible and visible है. Okay, thank you. सो मैं क्विकली समराइज कर देता हूँ लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जिससे आप कनेक्ट हो जाएंगे और फिर आगे का हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. सो स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव के बारे में बात कर रहे थे. इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव अब तक आपको समझ में आ गया होगा. ये कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी का मतलब होता है एसएचएम, और बाकी ये जो आगे वाला पोर्शन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड होता है. देन ये भी आपने लर्न किया कि ये एक सेम फेस पे चल रहे होते हैं और दूसरे वाले लूप के से अपोजिट फेस पर होते हैं और ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड से. जो ये बाउंड्री बनाया गया वो एम्पलीट्यूड का बाउंड्री बनाया जाता है. इसके बाद मैं एग्जांपल एक किया था सिंपल सा. फिर एनर्जी किसी एक स्टैंडिंग वेव की लूप पे कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है और कंटेंट होता है उसके बारे में एक फार्मूला बनाया. इंपॉर्टेंट फार्मूला है. स्टैंडिंग वेव ऑन इन ए स्ट्रिंग. कई बार इसको आपको सोनोमीटर बोलेगा. सोनोमीटर वायर. सो जो ये स्टैंडिंग वेव होता है जिसको हम लोग ये स्टडी करते हैं, मोड्स कई सारे मोड्स स्टडी करते हैं, इसको सोनोमीटर वायर भी बोलते हैं. सो अगर सोनोमीटर वायर के बारे में आपसे कभी पूछता है, लैंग्वेज यूज करता है, देन यू नीड टू गो फॉर दिस. एक वायर होगा, उसकी लेंथ होगी और ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया उन फॉर्मूलाज को यूज करना है. ना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक क्या होता है वो आपने कैलकुलेट किया. कैसे कैलकुलेट करते हैं वो लर्न कर लिया, बाकी काम हो जाएगा. जो फिक्स पॉइंट्स होते हैं वो नोड होते हैं. सिंपलेस्ट केस में केवल एक्सट्रीम पे नोड होंगे. फिर हम एक नोड को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर दो नोड्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर इस तरह से नोड्स को इंट्रोड्यूस करते जाते हैं, सीक्वेंस वाइज बढ़ते जाते हैं. तो इसको सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे. एंड देन थर्ड हार्मोनिक, देन फोर्थ हार्मोनिक, अकॉर्डिंगली ये बढ़ता जाता है. तो ये सीक्वेंस में जाता है 1 2 3 4 हार्मोनिक. nth केस के लिए आप एन वी बाई 12 लगा सकते हो और ये n-1 ओवरटोन की बात करेगा. अगर एक एंड फ्री है, सो फ्री एंड केस के लिए फिर आप देखते हो कि ये लेमडा बाई 4 के बराबर होता है. फर्स्ट केस के लिए एक नोड होगा, दूसरा एंटी नोड होगा, बस ये समझना होता है. v बाई 4l आता है. v कैसे कैलकुलेट करेंगे? अंडर रूट टी बाई म्यू. टी आपको पता होगा. नेक्स्ट लेवल पे 3v/4l आता है, इसलिए इसको थर्ड हार्मोनिक बोलते हैं. 5 आता है, 5v/4l, इसको भी फिफ्थ हार्मोनिक. देन एड अगर ऑड नंबर एन है तो nv/4l भी nth हार्मोनिक बनाया जा सकता है. और ओवरटोन पता होगा तो अकॉर्डिंगली हम हार्मोनिक में चले जाते हैं. इसके बाद हम लोग साउंड वेव के बारे में बात किया. साउंड वेव को रिलेट करने की कोशिश किया. डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन वही रहती है. डिस्प्लेसमेंट में जो वाई होता है वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वेव डायरेक्शन, वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन होती है, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है. साउंड वेव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, दिस इज अ मैकेनिकल वेव, सो देयर हैज टू बी मीडियम पार्टिकल्स व्हिच विल वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन. सो ये जो वाई डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है. और किस लोकेशन पर? एक्स लोकेशन पर. एक्स बदलता रहेगा तो ये बदलता रहेगा. सभी पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो ए रहेगा. सो प्लस ए से माइनस ए के बीच में वाइब्रेट करता है. आपने रिवाइज किया होगा तो आपको क्लियर हुआ होगा. अगर स्टिल कोई डाउट परसिस्ट करता है तो आपको पूछना है. वेव इक्वेशन को हम लोग प्रेशर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. इसको प्रेशर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये आवाज आपको आ रही होगी होपफुली, थोड़ा इंटरप्शन था. सो ये जो प्रेशर फॉर्म में इक्वेशन लिखने का मीनिंग क्या होगा? दैट मीन्स दिस कि सराउंडिंग का प्रेशर चेंज करता है जब साउंड वेव प्रोपोगेट कर रहा होता है. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अ नॉर्मल प्रेशर.
हाउ मच द चेंजेस वी आर लुकिंग फॉर दिस। तो इस प्रेशर के चेंज को कैलकुलेट करने के लिए हम पहले वॉल्यूम का चेंज कैलकुलेट करते हैं, फिर बल्क मॉडुलस से रिलेट करेंगे और इसके बाद फिर प्रेशर चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। आइडिया क्या था, एक इनिशियल वॉल्यूम लिया, एक फाइनल वॉल्यूम पता किया और फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में बात किया, वॉल्यूम चेंज। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल वाई बाई डेल एक्स के बराबर आती है, तो एक रिजल्ट बन गया हमारा। फिर अपने पास एक डेफिनेशन होता है, व्हाट इज दैट डेफिनेशन, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा वी। यहाँ पे एक माइनस का करेक्शन आएगा, ये माइनस टर्म होता था यहाँ पर, माइनस का करेक्शन है। आपने फॉर्मूला अगर वॉच किया होगा तो हम लोगों ने लिखा था बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी, या फिर बेसिकली ऐसा लिखा था इसको, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये प्रेशर आता है वो एक्सटर्नली आता है, इसलिए कि ये माइनस वर्जन आता है। सो एज पर द डेफिनेशन ये माइनस था, तो ये माइनस को हम लोग रिटेन करेंगे, तो ये करेक्ट कर लीजिए। सो यहाँ पर भी एक माइनस आ जाएगा और फाइनली यहाँ पर भी एक माइनस आ जाएगा। तो अपने पास एक फॉर्मूला बन गया क्या, डेल्टा पी, दैट मीन्स एक्सेस प्रेशर और एक्स्ट्रा प्रेशर और चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस, बी फॉर बल्क मॉडुलस, डेल वाई बाई डेल एक्स। अब अपने को वाई पता होगा तो हम प्रेशर इक्वेशन बना सकते हैं। तो एग्जाम में क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन देगा, प्रेशर इक्वेशन के बारे में पूछेगा और प्रेशर का एम्पलीट्यूड पूछेगा, प्रेशर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछेगा, तो अपने को ये अप्लाई करना है। ये जनरल फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को आप यूज करके प्रेशर इक्वेशन निकालेंगे और उसको डिस्प्लेसमेंट से लिंक करेंगे। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता और वहां पे इसको यूज करता हूँ। साउंड इक्वेशन, ये अपनी हेडिंग चल रही थी, साउंड इक्वेशन और साउंड वेव इक्वेशन। साउंड इक्वेशन का मतलब बेसिकली साउंड वेव इक्वेशन से होगा। सो साउंड वेव इक्वेशन किस तरह से लिख सकते हैं, एक तो ये होगा y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t। अगर आपने ये साउंड वेव इक्वेशन लिया है, इसका मतलब दिस वेव इक्वेशन इज प्रोपोगेटिंग इन द x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन। यहाँ से इसकी वेलोसिटी और सब कुछ निकाल सकते हैं। इसको बोलेंगे दैट इज इन डिस्प्लेसमेंट फॉर्म, क्योंकि इसमें y जो आप मेजर कर रहे हो वो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन, a डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड है, तो इसका जो यूनिट आएगा वो सेंटीमीटर, मीटर, mm टाइप का कुछ रहेगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहे हैं। अंडरस्टूड। अब अपने को प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा पी का फॉर्मूला भी आपने लिखा है, माइनस बी, दैट्स बल्क मॉडुलस, और डेल वाई अपॉन डेल एक्स। सो अगर ये एक्सप्रेशन दिया होगा तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे पहले डेल वाई बाई डेल एक्स, डेल वाई बाई डेल एक्स, partial differentiation of this y with respect to x, you know how to do that. So ये a रहेगा, x के साथ आ रहा है इसलिए k बाहर आ जाएगा, sin will convert into cos और अंदर जो kx minus omega t वो रहेगा as such, क्योंकि ये t को हम constant treat करते हैं, rules of differentiation you know that. इसके बाद अगर इसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो प्रेशर की इक्वेशन आ जाएगी, डेल्टा पी इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस बी ए के cos kx माइनस ओमेगा टी। अब चाहो तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, डेल्टा पी इज इक्वल टू, क्योंकि ये जो माइनस आता है उसको हम लोग फेज के साथ कनेक्ट कर देते हैं, यू नो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा पी मैक्स और ये बन जाएगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई, क्योंकि आप जानते हो साइन पाई प्लस नहीं प्लस पाई लिखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो उस पर आएगा साइन पाई प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो अपने को यहाँ पे माइनस लिखना है, माइनस पाई बाई टू। हाँ माइनस लाइक पाइन पाई बाई टू लगाने का। हाँ क्या बोल रहे हैं सर, माइनस कहाँ से आया, माइनस बी? ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको करेक्शन कराया, क्योंकि जो डेरिवेशन था डेल्टा पी का डेफिनेशन बाई डेल्टा वी बाई वी, ये बल्क मॉडुलस था, तो बल्क मॉडुलस में ये माइनस टर्म आता है, माइनस साइन आता है।
जो लास्ट क्लास में मैंने बल्क मॉडल्स लिखा था उसमें ये माइनस वर्ड नहीं लिखा था। बेसिकली वो क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। जो प्रेशर के टर्म में लिखते हो ना, तो प्रेशर आप बाहर से बढ़ाते हो, सो वॉल्यूम कंप्रेस होने की बात करता है। तो डेल्टा पी पॉजिटिव होता है तो डेल्टा वी नेगेटिव होता है। ये दोनों अपोजिट साइड के चलते हैं। ये माइनस का मतलब क्या होता है कि अगर प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम होगा, अगर वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम होगा, और इसलिए एक बढ़ता है तो एक कम होता है, इसलिए माइनस साइन रहता है। लास्ट क्लास में जब मैंने लिखा था तो ये माइनस साइन नहीं लिखा था, तो उसको करेक्ट करके मैंने अभी आपको बोला। और आप अपने नोट्स देखिए, उसका जो इलास्टिसिटी में हम लोगों ने माइनस टर्म यूज किया होगा। सो ये जो माइनस है वो ये बताता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो चेंज होता है वो अपोजिट होता है, और सिंस अपोजिट होता है इसलिए वो माइनस को यहाँ पे अपने को लगाने का। अच्छा, ये माइनस फिर कैसे कैरी हुआ? ये माइनस तो इधर आ गया, इधर साइन का जो डिफरेंशिएशन है वो कॉस हो गया। अब ये माइनस को अगर आप एब्जॉर्ब करना चाहो तो क्या करना चाहोगे कि कॉस को अगर आप साइन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो माइनस पाई बाई टू लगा दो। प्लस पाई बाई टू लगाओगे तो उससे अपने को पता चलेगा कि वो प्लस साइन आता है। तो यहाँ से ये दिस विल बी इक्विवेलेंट टू दिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर ये आपको समझ में आता है तो आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हो, और ये भी बता सकते हो दोनों में फेज डिफरेंस कितना चल रहा है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट फॉर्म हो गया और ये आपका प्रेशर फॉर्म हो गया। दो तीन पॉइंट से आपसे हम लोग नोट कर सकते हैं और जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पहला पॉइंट, डेल्टा पी मैक्स क्या है? डेल्टा पी मैक्स इज बेसिकली एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर, और प्रेशर एम्पलीट्यूड है, प्रेशर एम्पलीट्यूड। जैसे वो डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड ए होता है, साइन के साथ जो मल्टीपल होता है, इसी तरह से यहाँ पर जो साइन के साथ मल्टीपल है उसको बोलेंगे प्रेशर एम्पलीट्यूड। सो कई बार क्वेश्चन बोलेगा व्हाट इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड, सो हम लोग कहेंगे दैट इज डेल्टा पी मैक्स। अच्छा, डेल्टा पी मैक्स है किसके बराबर? ये बी और ए और के मल्टीपल के बराबर है। सो डेल्टा पी मैक्स दैट मीन्स प्रेशर एम्पलीट्यूड इज बेसिकली बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम, एम्पलीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेव, एंड k that is a wave number. So ये इस पर बेस्ड बी क्वेश्चन आपको मिलते हैं। एक ये छोटा सा फॉर्मूला है, दैट इज ऑफ प्रेशर एम्पलीट्यूड। जो डिस्प्लेसमेंट फॉर्म है और ये जो प्रेशर फॉर्म है, इन दोनों में फेज डिफरेंस कैसा है? तो आप देख सकते हो कि कैसा फेज डिफरेंस है। इसको बोलेंगे दैट इज प्रेशर फॉर्म। कैन वी से कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस अपने को पता चल रहा है, और कितना फेज डिफरेंस है? पाई बाई। सो शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट and pressure forms have 90 degree or pi by 2 phase difference। और भी थोड़ा सा डिटेल पे चला जाएगा तो आपसे ये बोलेगा कि जो प्रेशर वेव है ना, वो डिस्प्लेसमेंट वेव से पाई बाई टू अहेड है या लैग कर रहा है। तो आप देखो यहाँ पे माइनस आया हुआ है, इसका मतलब ये लैग करेगा, और ये हायर फेज पर होगा, ये लोअर फेज पर होगा। सो माइनस से हम बता सकते हैं कि प्रेशर फॉर्म इज लैगिंग बाई पाई बाई टू फेज डिफरेंस। इसका और भी मतलब क्या हुआ, और भी मतलब हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इसको हम लोग बाद में लिख लेंगे स्टेटमेंट के फॉर्म में। सपोज कर लीजिए ऐसी लोकेशन के बारे में बात करते हैं और ऐसे टाइम के बारे में बात करते हैं, दैट मींस sin kx माइनस ओमेगा टी हम लोग इस तरह से चूज करते हैं कि जो साइन वाला टर्म जीरो हो जाता है। अगर साइन वाला टर्म जीरो हो गया, क्या इसका मतलब ये हुआ कि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया? पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो उस समय प्रेशर कैसा होगा? चेंज इन प्रेशर। तो चेंज इन प्रेशर में आप देखते हो कि ये कॉस है और ये साइन है। जब साइन जीरो होता है तो कॉस मैक्स होता है। इसका मतलब जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो प्रेशर मैक्सिमम होगा। वॉइस इज नॉट क्लियर, इट्स क्रैकिंग। Okay, give me 1 minute. Let me change this. Set this internet option.
अभी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? इज देयर एन इम्प्रूवमेंट नाउ? Is there an improvement in voice quality? Yes, sir. Okay, तो प्रोसीड करते हैं. हाँ, थोड़ा सा लैग चल रहा है यहाँ पर. मे बी नेक्स्ट लेक्चर से प्रॉपर हो जाएगा. सो मैं फिर से बोल देता हूँ जो अभी तक बोला है. ये डिस्प्लेसमेंट फॉर्म का इक्वेशन है जो पहले लिखा हुआ y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी, और ये जो सेकंड लिखा हुआ डेल्टा पी वाला ये प्रेशर फॉर्म का इक्वेशन है. प्रेशर का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या प्रेशर का एम्पलीट्यूड कितना होता है वो बताया आपको. साथ ही साथ ये बताया दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो π/2 होता है. इतना ही मैंने अभी तक आपको बोला है. अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. ना अपने को ये पता है कि बल्क जो मॉडुलस होता है दैट इज माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी. आपने कुछ पूछा, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ. हाउ डिड वी प्रूव डेल्टा पी मैक्स इज इक्वल टू बी ए के. अच्छा, कैसे प्रूव करते हैं? देखो ये ना ये इक्वेशन थी. इस इक्वेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, डेल्टा पी वाली इक्वेशन. डेल्टा पी इज इक्वल टू बी ए के, मैंने थोड़ा सा जल्दी में लिख दिया था, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस π/2. ये स्टेप को भी आप ऐड कर लोगे तो फिर आपको जम जाएगा ना. वो स्टेप क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो चेंज इन प्रेशर है वो इस क्वांटिटी और साइन के साथ कनेक्टेड है. नो, ये जो क्वांटिटी है पहले लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ से डेल्टा पी की मैक्सिमम वैल्यू निकालो तो आप बोलोगे साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यूज करनी पड़ेगी, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है. इसका मतलब डेल्टा पी की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो ये हो जाएगी, और इसी टर्म का नाम मैंने डेल्टा पी मैक्स कह दिया. तो बेसिकली क्या है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन से आप कंपेयर करा सकते हो. तो जो डेल्टा पी मैक्स है वो आपको बी ए के बराबर आ रहा है. क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब इक्वेशन से कंपेयर करके बताया गया ना. इस रिलेशन के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि b इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी होता है. अगर अपने को डेंसिटी के टर्म में जाना है, डेंसिटी के टर्म में, तो किस तरह से आगे बढ़ेंगे? किसी भी सैंपल को कंसीडर करते हैं, किसी भी मीडियम को कंसीडर करते हैं एज ए सिस्टम, तो हम लोगों ने देखा था कि उसके लिए मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख ही सकते हैं. साथ ही साथ अगर हमने बाउंड्रीज फिक्स कर रखी है तो मास तो वही रहेगा. तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं dm इज इक्वल टू रो dv प्लस v d रो. इसको अगर हम रीराइट करें फर्दर तो अपने को पता चलता है जो dv बाई v है माइनस वो d रो बाई रो के बराबर होता है. इसको लोगों ने पहले भी प्रूफ किया होगा और अभी भी प्रूफ कर दिया. यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो डेल्टा डेंसिटी अपॉन डेंसिटी के बराबर होती है, उसके रेशियो के बराबर होती है. आप चाहें तो आप इस पॉइंट को भी यूज कर सकते हैं. अगर इसको यूज करेंगे तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू अपने को मिलेगी डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा रो या डी रो, और इसको हम डेल्टा रो लिख देते हैं. डेल्टा रो डिवाइड बाई रो. ऊपर पी है, पी फॉर प्रेशर, नीचे रो है, रो फॉर डेंसिटी. देन वी कैन कैरी विद दिस, वी कैन से कि जो डेल्टा रो है डेंसिटी का चेंज है वो रो बाई बी इंटू डेल्टा पी के बराबर आ जाएगा. इस एक्सप्रेशन को हम लोग याद रख सकते हैं. इस एक्सप्रेशन से अपने को क्या पता चल रहा है? अपने को ये पता चल रहा है कि अगर डेल्टा पी पता हुआ, दैट मीन्स इफ वी नो प्रेशर वेरिएशन वी कैन इजिली फाइंड आउट डेंसिटी वेरिएशन. So density variation can be calculated if we know the pressure variation. Since we have just found out कि अगर y की वैल्यू जो आपको दी गई थी उसके अकॉर्डिंग डेल्टा पी को आप वॉच करें तो डेल्टा पी निकल के आया था बी ए के, और डेल्टा पी मैक्स भी लिख सकते हैं उसको डायरेक्टली. डेल्टा पी मैक्स
it was sin kx minus omega t minus pi by 2. इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए. सो डेंसिटी फॉर्म में इक्वेशन अपने को मिल जाएगा. डेल्टा पी की जगह आप ये लिखेंगे तो ये बनेगा व्हाट इट इज गोइंग टू बी रो डेल्टा पी मैक्स डिवाइड बाय बी. ये एज अ कोफिशिएंट आएगा और साथ में आएगा साइन kx माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. So this equation is in terms of density. So इसको बोलेंगे this is a density form of wave equation. Density form में आप चाहो तो इसको इस तरह से लिख सकते हो कि डेल्टा रो is equal to delta rho max. Sin kx minus omega t minus pi by 2. इस फॉर्मेट पे भी दिखा सकता हूँ. ये वही फॉर्मेट है कि वेरिएशन ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम वेरिएशन इनटू साइन और कॉस फंक्शन. अब आपको क्या याद रखना है कि जो डेल्टा रो मैक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी. दैट मींस एम्पलीट्यूड. ये डेंसिटी एम्पलीट्यूड हो गया. डेंसिटी एम्पलीट्यूड कैन बी से इसकी वैल्यू आ जा रही है रो डेल्टा पी मैक्स. डेल्टा पी मैक्स की वैल्यू हम लोग जानते हैं तो डेल्टा पी मैक्स डिवाइड बाई बी. आगे चल कर अभी हम लोग फॉर्मूला प्रूफ करने वाले हैं कि जो वेव इक्वेशन है ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसकी वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा. मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ फिर वापस आ जाएंगे. वेव वेलोसिटी this we are going to prove it's going to be under root b by rho. So है वेव वेलोसिटी इन लॉन्गिट्यूडनल केस. इस पॉइंट को अगर हम लोग पहले यूज कर लेते हैं तो जो रो बाई बी है यहाँ लिखेंगे रो बाई बी इज गोइंग टू बी 1 बाई वी स्क्वायर. यहाँ पर v का मतलब वेलोसिटी है. So this could also be written as delta p max divided by v square. I think again lag बहुत आ रहा है और साउंड भी बहुत ज्यादा क्रैक कर रहा है. So we can write density amplitude as rho AK now. डेंसिटी एम्पलीट्यूड आप हाँ इसको डेल्टा पी को भी रख सकते हो. रो ए के भी लिख सकते हो. बिल्कुल लिख सकते हो. डेल्टा पी मैक्स आपको पता है बी ए के बराबर होता है. तो आप उस फॉर्म में लिख सकते हो, इस फॉर्म में लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो. आज नेट थोड़ा सा अपसाइड डाउन साइड जा रहा है बिकॉज वाईफाई इज इंटर सो मोबाइल के नेट से चल रहा है. So, जब भी आपको इश्यूज आएगा तो मैं थोड़ा सा पॉज कर सकता हूँ और री एक्सप्लेन कर सकता हूँ. अभी प्रोबेबली ये वर्क कर रहा है तो मैं इसको री एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये जो आपको बताएगा ये डेंसिटी फॉर्म है और ये डेंसिटी फॉर्म कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके लिए इस एक्सप्रेशन को आपको याद रखना होगा. डेंसिटी का प्रेशर के साथ रिलेशन कैसे जाता है. सो डेंसिटी का चेंज इज इक्वल टू डेंसिटी डिवाइड बाय बी इनटू डेल्टा पी. डेल्टा पी कैलकुलेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. कॉपी कर लीजिए और कौन सा सेगमेंट बताना है बोलिए, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए. स्क्रीन आपको जरूर दिख रही होगी, आप जॉट डाउन कर लीजिए. मैं वेट कर लेता हूँ. कौन सा स्टेप आपको नहीं समझा है. अगर साउंड क्रैक भी हो रहा है तो स्टेप में अगर आपको इश्यू आ रहा है तो आपको बोलना है. मैं लिख करके और भी बोलता. लास्ट लाइन
लास्ट लाइन में इसको डेल्टा पी मैक्स डेल्टा रो मैक्स बोल दिया गया, क्योंकि डेल्टा रो की मैक्सिमम वेरिएशन है। तो डेल्टा रो मैक्स को आप बोलोगे डेंसिटी एम्पलीट्यूड। डेंसिटी एम्पलीट्यूड हो जाएगा रो बाई बी इंटू डेल्टा पी मैक्स। आप डेल्टा पी मैक्स की वैल्यू रख दो, जो कि बी ए के होती है, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा। इसको आप रो ए के भी लिख सकते हो। सो आप रो ए के लिखो, या फिर डेल्टा पी बाई वी स्क्वायर लिखो। ये जो मैंने लास्ट में लिखा हुआ है इसके बारे में भी और बताएंगे, इसका डेरिवेशन भी कर लेंगे कि जो वेव वेलोसिटी होती है अंडर रूट बी बाई रो होती है। तो यहाँ पर जो v यूज किया गया वो वेव वेलोसिटी को यूज किया गया। उसको होल्ड कर लीजिए, अभी मैं उसका डेरिवेशन भी करने वाला हूँ। आपको सिंपली याद रखना है कि ये तीनों फॉर्म किस तरह से रहते हैं और किस तरह से चलते हैं। आपने लिखा है ये वेव इक्वेशन इज चेंज इन प्रेशर, सो व्हाट विल बी द इनिशियल प्रेशर, विल इट बी द वन एट मीन पोजीशन। दैट्स गुड पॉइंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो इसी तरह से बात किया था कि जब साउंड प्रोपोगेट करता है तो प्रेशर में चेंजेस आते हैं। एटमॉस्फेयर के पास जो प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको आप जानते हो 1 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। वो सभी जगह पर है। लेकिन जब साउंड जाती है तो वो एयर को डिस्प्लेस करती है, डिस्टर्ब करती है। तो जो डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं उससे प्रेशर में चेंजेस आते हैं। तो हम लोग टोटल प्रेशर नहीं निकाल रहे होते हैं किसी भी लोकेशन का, हम किसी भी लोकेशन में चेंज इन प्रेशर निकाल रहे होते हैं। और आपने बिल्कुल सही बोला कि जो इक्वेशन बनाया गया प्रेशर फॉर्म, दैट इज नॉट इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर, इट इज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर चेंज। सिमिलरली जो डेंसिटी वाला इक्वेशन लिखाया गया है वो डेंसिटी वाला इक्वेशन भी डेंसिटी के चेंज को बराबर बता रहा है। तो सपोज कर लीजिए आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है किसी भी लोकेशन पर, तो किसी भी लोकेशन में प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे? उस लोकेशन का प्रेशर निकालने के लिए हम एटमॉस्फेयर प्रेशर को डेल्टा पी के साथ ऐड कर देंगे। सो अगर कभी अपने को प्रेशर निकालना है पी, तो पी प्रेशर इज गोइंग टू बी इक्वल टू पी नॉट प्लस डेल्टा पी। सो किसी भी पॉइंट का प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक प्लस डेल्टा पी होगा। अब जब डेल्टा पी 0 हो जाएगा तो उस समय जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। जब डेल्टा पी मैक्स होगा यानी एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा, तो उस समय जो प्रेशर ओवरऑल प्रेशर आएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। फिर डेल्टा पी नेगेटिव भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये साइन और कॉस के साथ चल रहा है। सो टोटल प्रेशर हम निकाल सकते हैं। Sir, यस sir, so during sound wave, the minimum pressure will be atmospheric pressure only. नॉट रियली, मिनिमम प्रेशर विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस बी ए के, क्योंकि उस समय डेल्टा पी अपनी मिनिमम वैल्यू पर होगा और उसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी माइनस बी ए की, क्योंकि साइन की वैल्यू -1 भी हो सकती है। सो आपसे पूछ सकता है कि ओवरऑल मैक्सिमम प्रेशर कितना है, तो पी नॉट प्लस बी ए के। मिनिमम प्रेशर कितना है, पी नॉट माइनस बी ए के। मीन पोजीशन का प्रेशर कितना है, मीन प्रेशर कितना है, मीन प्रेशर आपका जाएगा पी नॉट। What is the initial density of air, or does it varies from row to row? डेंसिटी के साथ भी एग्जैक्टली वही है। जो मीन डेंसिटी होगी वो आपको बताई जाएगी, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एटमॉस्फेयर की कितनी डेंसिटी है। उस डेंसिटी में कितना एक्स्ट्रा जा रहा है वो डेल्टा रो जा रहा है। क्या ये डेल्टा रो पॉजिटिव है? यस, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। क्या ये नेगेटिव हो सकता है? यस, ये नेगेटिव भी हो सकता है। जो एवरेज डेंसिटी एटमॉस्फेयर की आपको गिवन होगी उसमें से डेल्टा रो को हम ऐड कर देंगे, और मिनिमम निकालने के लिए डेल्टा रो की जो लीस्ट वैल्यू होगी वो पकड़ लेंगे माइनस ऑफ रो ए के, और मैक्स बताने के लिए प्लस ऑफ रो ए के ऐड कर देंगे। तो अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं डेंसिटी का मैक्सिमम वेरिएशन कितना जा रहा है। सो इस जो डेंसिटी एम्पलीट्यूड है वो बेसिकली बता रहा है कि हाउ मच डेंसिटी इज वेरिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल वैल्यू। कैन आई एक्सप्लेन द मोशन ऑफ एयर पार्टिकल्स ऑफ वेव मोशन? हाँ, अभी मैं आपको पिक्चर से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो ये तीनों फॉर्मेट में आपने देखा कि जो प्रेशर डिस्प्लेसमेंट फॉर्म है वो ये है, प्रेशर फॉर्म है वो ये है, डेंसिटी फॉर्म भी आपको दिखाया गया, वो जो डेंसिटी फॉर्म है आपने देखा।
प्रेशर और डेंसिटी के बीच में फेज डिफरेंस जाता है π/2 का। अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी, कैन यू आंसर दैट? प्रेशर फॉर्म इक्वेशन और डेंसिटी फॉर्म इक्वेशन में कितना फेज डिफरेंस चल रहा है, तो क्या हम उस फेज डिफरेंस को बता सकते हैं? प्रेशर और डेंसिटी के बीच का चाहिए अपने को। यस, तो आप लोगों ने सही बोला। अब देखो इसमें भी kx माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस π/2 था, जो इसके साथ था डेल्टा पी के साथ वही है, डेल्टा रो के साथ भी वही है, तो दोनों का फेज डिफरेंस 0 है। तो हम एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं कि प्रेशर वेरिएशन एंड डेंसिटी वेरिएशन दे आर इन द सेम फेज। सो इस पॉइंट को आप नोट कर लेना एज ए नोट पॉइंट। मैं यहाँ पे शॉर्ट पे लिख दे रहा हूँ और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। So pressure and density variation are in same phase. They are in the same phase. So there is no phase difference. That means phase difference is 0. Sin kx minus omega t plus π/2 होना चाहिए ना। देखो माइनस π/2 मैंने क्यों लिखा वो मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए फर्स्ट स्लाइड को वॉच कीजिए। अगर हम sin π/2 प्लस थीटा लिखते हैं तो वो cos थीटा होता है और अपने को माइनस cos थीटा चाहिए। तो अगर अपने को माइनस cos थीटा चाहिए तो अपने को प्लस π/2 नहीं करने का, माइनस π/2 करने का, क्योंकि अब इससे एक माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, फिर ये साइन π/2 माइनस kx माइनस ओमेगा टी बचेगा, तो ये π/2 माइनस थीटा बचेगा जो कि cos थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। सो व्हाई वी हैव प्लेस अ माइनस π/2, यू नीड टू एग्री बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन। इन केस अगर ये माइनस साइन नहीं होता, प्लस साइन होता, तो हम प्लस π/2 यूज कर रहे होते। ये मैटर करता है कि वो प्लस π/2 लिख रहा है या माइनस π/2 लिख रहा है। अच्छा, वो जब ये पूछेगा कि फेज डिफरेंस कितना है तो हम π/2 बताएंगे, चलेगा। लेकिन जब उसने ये पूछा कि कौन सा अहेड है कौन सा बिहाइंड है, तो सिंस ये माइनस है इसके लिए हम बोलेंगे डेल्टा पी इज बिहाइंड। बिहाइंड कब बोलते हैं? जब माइनस आता है, और अहेड कब बोलते हैं? जब यहाँ पे प्लस आता है। सो फेज अगर कम है तो उसको बोलेंगे लैग कर रहा है, बिहाइंड है। Are you getting this point? If you're getting this point, that's perfect. Moreover, जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो डेल्टा पी मैक्स होगा, क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस चल रहा है। इसका मतलब जब ये साइन है तो ये कॉस है। इस बात को हमको याद रखना है। इसका मतलब है कि जब y अपने एक्सट्रीमम पर होगा तो प्रेशर अपने मीन पर होगा। जब प्रेशर अपने एक्सट्रीमम पर होगा तो y अपने मीन पर होगा। इस तरह से होता है। तो ये तीनों इक्वेशंस अगर आपको जमता है तो हम ये वेव वेलोसिटी के बारे में बात कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल में वेव वेलोसिटी किस तरह से दिया जाता है। हालांकि इसका फॉर्मूला हम लोगों ने यूज कर लिया है, अब इसी को हम लोग प्रूव भी कर लेंगे और उसके बाद याद रखेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो वेव वेलोसिटी होती है दैट इज √b/ρ। इसको आप याद रख सकते हो, एज ए नोट आप नोट कर लीजिए। फिर इसका हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं। आपने देखा था कि स्ट्रिंग में जो वेव वेलोसिटी होती है उसका वेलोसिटी आता है, फॉर्मूला आता है √T/μ। और यहाँ पर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए टी जैसा कोई स्टफ नहीं रहेगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग में नहीं है, वो एयर में या मीडियम में है। तो ये जो वेव वेलोसिटी है दैट इज वेव वेलोसिटी इन फ्लूइड। फ्लूइड मीडियम के लिए, फ्लूइड का मतलब आप समझते हो, दैट मीन्स लिक्विड में अगर होगा तब भी आप इसको यूज करोगे, गैस में होगा तब भी आप ये यूज करोगे।
सो साउंड को अगर लिक्विड में मेजर करना है या फिर गैस में यानी किसी भी फ्लूइड मीडियम में मेजर करना है तो अंडर रूट बी बाई रो को यूज करेंगे। और इसको हम लिखेंगे अंडर रूट वाई बाई ई रो। वाई का मतलब यंग्स मॉडुलस है, ये आएगा किसी रॉड में या फिर किसी सॉलिड मीडियम में, इन सॉलिड मीडियम। वाई क्या है, यंग्स मॉडुलस है। दोनों एक्सप्रेशन सिमिलर टाइप के हैं। यहाँ पर यंग्स मॉडुलस है क्योंकि सॉलिड आ रहा है, ये फ्लूइड आ रहा है, तो इसलिए बल्क और बल्क मॉडुलस को यूज किया गया है। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ मीडियम। मैंने डायरेक्टली वेव वेलोसिटी लिख दिया, इसको अगर और एलिबरेट करेंगे तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, velocity of longitudinal wave to be precise। और longitudinal wave का एग्जांपल है फॉर एग्जांपल साउंड। बेसिकली साउंड के बारे में ही बात करते हैं, तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, velocity of sound in medium। medium can be liquid, can be solid, can be gas। according to the medium इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस के बारे में आप पढ़ चुके हो। फ्लूइड्स का कंप्रेसिबिलिटी अफेक्ट नहीं करेगा स्पीड को। हाँ, ये कंप्रेसिबिलिटी अफेक्ट करता है। बी क्या है, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस ही तो कंप्रेसिबिलिटी से लिंक होता है। आपको याद होगा कंप्रेसिबिलिटी हम लोगों ने कैसे बोला था, कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। वहां पर के टर्म यूज किया था जहां तक मेरे को याद आ रहा है। अगर बी यूज किया होगा तो बी कर सकते। जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है। सो इसका मतलब है कंप्रेसिबिलिटी अफेक्ट्स द स्पीड, और वही डिसाइड करता है कि किस तरह से कितना स्पीड मिलेगा साउंड वेव को किसी भी मीडियम में। आप चाहेंगे तो हम लोग इसका प्रूफ कर लेते हैं और फिर इसके बाद इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से ये लिखा जाता है। कोई भी एक प्रूफ कर लेंगे तो दूसरा अपने आप आ जाए, क्योंकि वो बल्क मॉडुलस और यंग मॉडुलस सिमिलर टाइप की स्टोरीज होती हैं। सो कैन वी गो फॉर द प्रूफ? ये आप नोट कर लीजिए और समझ लिए, समझना बहुत जरूरी है। डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन यू नीड टू यूज इट। यंग्स मॉडुलस दिया होगा तो ये यूज कर लेंगे, बल्क मॉडुलस दिया गया होगा तो उसको यूज कर लेंगे। Now we can go for the proof of it if you have done with this। इसके प्रूफ को कई तरीके से किया जा सकता है। हम लोग उसी तरीके को फॉलो कर लेंगे जो आपके मॉड्यूल पे दिया गया है, सो दैट कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। आपको याद होगा स्ट्रिंग में भी हम लोगों ने प्रूफ किया था, स्ट्रिंग में वेव वेलोसिटी कितना होता है, अंडर रूट टी बाई म्यू, और उसमें फिर टेंशन निकालना था, फिर म्यू से रिलेट किया था। यहाँ पर सिंस ये मीडियम पे चल रहा है तो मीडियम का सैंपल लेना पड़ेगा, तो कुछ ऐसा सैंपल ले लेते हैं। और इसमें ये मीडियम का कोई क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर कर रखा हम लोगों ने, और ये रेफरेंस के लिए x इक्वल टू 0 है। सारा कुछ यहाँ से मेजर करता है, जो लास्ट क्लास में फिगर बनाया था वही अपना फिगर है। यहाँ से x डिस्टेंस पर आने के बाद एक dx क्रॉस सेक्शन को हम लोग कंसीडर करते हैं, dx लेंथ को या एलिमेंट को। थोड़ा सा लार्जर बना दे रहा हूँ, हालांकि x के कंपैरिजन में dx बहुत छोटा होता है, तो उस बात का हम लोग ख्याल रखेंगे। तो ये dx है, बहुत छोटा है, बस दिखाने के लिए उसको थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बताया जा रहा है। इसके जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं वो आपको पता है कि यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये y डिस्टेंस तक वाइब्रेट करेंगे, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो y प्लस dy डिस्टेंस तक वाइब्रेट करेंगे। सो लेटर ऑन यू विल फाइंड कि कुछ ऐसा सिचुएशन दिखेगा अपने को। सो इनिशियल वॉल्यूम ब्लैक कलर के अंदर वाला, और फाइनल वॉल्यूम ये जो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी कैलकुलेट कर चुके हैं। सो x डिस्टेंस पर ये क्या था, बेसिकली चल क्या रहा है, अगर आपको भी समझ नहीं आया तो ये चल रहा है कि यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं इन एवरी लोकेशन,
और हमने ये जो बाउंड्रीज बनाई हैं हम कौन से मॉलिक्यूल्स को वॉच कर रहे हैं, बस वही देखना चाह रहे हैं। बाकी मॉलिक्यूल्स हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं है अभी। सो पहले जो ब्लैक बाउंड्रीज के अंदर थे उन्हीं को कंसीडर किया। वो ब्लैक बाउंड्री के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो डिस्टर्ब होकर के ब्लू बाउंड्री के अंदर में आगे निकल गए। सो ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ जब वेव प्रोपोगेट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। ये वेव वेलोसिटी अपने को कैलकुलेट करनी है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि कितना स्ट्रेस आया है, कितना स्ट्रेन आया। अपने पास एक रिलेशन होता है, इफ यू रिमेम्बर दिस रिलेशन वाज डेल स्क्वायर y अपॉन डेल t स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर डेल स्क्वायर y अपॉन डेल x स्क्वायर। दिस इज द वेव इक्वेशन। कोई भी वेव इक्वेशन इस एक्सप्रेशन से दी जा सकती है जहां पर y डिस्टर्बेंस होता है। और अगर ये वेव इक्वेशन है तो यहाँ पर ये जो v होता है वो वेव वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। सो अगर हम इस सिचुएशन के लिए भी एक ऐसा एक्सप्रेशन बना लेते हैं जो इससे मैच करता हुआ आता है, फिर दोनों को कंपेयर करा लेंगे, फिर यहाँ पर जो आएगा उसको v स्क्वायर बोल देंगे, तो वहां से v का एक्सप्रेशन निकल आएगा। तो हम ये इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे आगे बढ़ सकते हैं? अगर हमने ये पोर्शन कंसीडर किया जो dx लेंथ का था, और इस dx लेंथ में अगर हमने ये कैलकुलेट करना हो कि कितना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आया है, तो क्या हम स्ट्रेन का फॉर्मूला जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। स्ट्रेन का मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपने पास आता है डेल्टा वी बाई वी। और ये जो डेल्टा वी बाई वी है इसको हम लोगों ने प्रूफ कर रखा है कि ये डेल्टा वी बाई वी डेल वाई बाई डेल एक्स के बराबर होती है, या फिर डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे तब भी चलेगा। पोजीशन, तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया अपना। अब अगर हम लोग ये कैलकुलेट करना चाहें कि बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन मेरे को लगानी है या फिर यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन लगानी है, सपोज कर लीजिए अगर ये सॉलिड मीडियम है तो यंग्स मॉडुलस यूज कर सकते हैं, और अदरवाइज हम लोग बल्क मॉडुलस भी यूज कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम इसको सपोज कर लिए इसको सॉलिड मीडियम लेते हैं, सॉलिड से पहले प्रूफ कर लेते हैं जो कि इजी जाएगा। तो उसके लिए हम इसको ऐसा एज्यूम कर सकते हैं हमारे पास रॉड है, तो उसका लीनियर स्ट्रेन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लीनियर स्ट्रेन फिर हमारा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो उसके लिए फिर हम इसको डेल्टा एल के टर्म में लिख लेंगे। क्योंकि अगर आप इसको भी कैलकुलेट करोगे तो एरिया हमारा कैसा रहेगा, एरिया कांस्टेंट रहेगा, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, इसके बाद में अगर हम स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहें तो स्ट्रेस कैसे डिफाइन करते हैं? स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसको हम फोर्स पर यूनिट एरिया बोल सकते हैं। अपने पास एक फॉर्मूला है यंग्स मॉडुलस का। यंग्स मॉडुलस इज y। अब देखो एक y वहां पर यूज हो रहा है, एक y यहाँ पर यूज हो रहा है, तो इसको मैं कैपिटल से बनाता हूँ। इसको हम लोग लिखेंगे स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन। नो, ये यंग्स मॉडुलस जो हमारे पास है, स्ट्रेस क्या आएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाई स्ट्रेन। स्ट्रेन आएगा डेल्टा वी डेल वाई बाई डेल एक्स। ये जो y है छोटा y है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट वाला है डेल एक्स। अब चाहो तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लग रहा होगा इनसाइड दी सॉलिड ऑब्जेक्ट। सो दिस फोर्स इज गोइंग टू बी y, that's the Young's modulus, into the cross sectional area into del y upon del x। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो ये फोर्स लग रहा है किन और उस कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स में जो dx लेंथ पर थे। dx को हम बहुत छोटा समझ सकते हैं, तो उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे, उसमें ये फोर्स लग रहा होगा। उसी फोर्स की वजह से ये जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करेंगे, वो आगे की तरफ डिस्प्लेस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तो अगर फोर्स से डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम लोग जानते हैं कि उन पार्टिकल के पास जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा तो एक्सेलरेशन आया होगा। सो
also we can write for those particles F is equal to m into a, या फिर ऐसा बोल लेते हैं कि जो डिफरेंशियल फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल है सभी पर F तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन DF फोर्स जरूर देख सकते हैं। तो DM मास पर जो फोर्स लग रहा होगा इनटू A के बराबर होगा। ये जो A है, A फॉर एक्सेलरेशन। हम लोग जानते हैं कि अगर वेव इक्वेशन y है या डिस्प्लेसमेंट y है तो एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं, इसको डबल डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डेल स्क्वायर डेल y बाई डेल टी, ये वेलोसिटी होगा। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक्सेलरेशन बन जाएगा, डेल स्क्वायर y अपॉन डेल टी स्क्वायर। इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, df इज गोइंग टू बी इक्वल टू dm। अच्छा, dm को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ द मीडियम इनटू डिफरेंशियल वॉल्यूम। Differential volume can be written as this rho into dx या फिर del x into a की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं डेल स्क्वायर y अपॉन डेल टी स्क्वायर। इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें, so we could write it as df upon dx या del x is equal to rho s डेल स्क्वायर y अपॉन डेल टी स्क्वायर। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है आपके लिए, और लेकिन अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको समझेगा जरूर। यहाँ पर जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। पहले मैं इसको लॉन्गिट्यूड फ्लूइड के लिए वर्क करना चाह रहा था, रॉड के लिए वर्क कर रहे हैं। सो ये डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू डेल्टा एल, और वी को क्या लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू एल। तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट गेट कैंसल्ड आउट। सो जो डेल्टा वी बाई वी लिखा हुआ है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। तो आप ऐसा लिख लीजिए कि डेल्टा वी को हम क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू डेल्टा एल चेंज इन लेंथ लिखेंगे, और वी को क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू ओरिजिनल लेंथ लिखेंगे। दोनों का जो डेरिवेशन आएगा, डिवीजन आएगा, वो डिवीजन डेल्टा एल अपॉन एल के बराबर हो जाएगा। यू आर राइट, क्योंकि जब हम लोग ये यंग्स मॉडुलस को यूज करते हैं तो अपने को स्ट्रेस लिखनी होती है नॉर्मल वाली, और स्ट्रेन लिखना होता है लॉन्गिट्यूडनल। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगी डेल्टा एल बाई एल। सो डेल्टा एल बाई एल हो या डेल्टा वी बाई वी हो, वो डेल वाई बाई डेल एक्स के बराबर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया को कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं, और ये कांस्टेंट होता भी है क्योंकि जब आपका साउंड जा रहा होता है तो अगर कोई भी एक क्रॉस सेक्शन देखोगे तो उसी क्रॉस सेक्शन से पास होने वाले साउंड को आप कंसीडर कर रहे हो। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आपने कुछ और डाउट पूछा है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ और तब तक आप उसको नोट कर रहोगे। हैव वी टेकन फोर्स ऑन एरिया इज प्रेशर। हाँ, ये जो फोर्स है अभी यहाँ पे जो फोर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, ये फोर्स कौन सा यूज कर रहे हैं, उन पार्टिकल्स पर यूज कर रहे हैं जो पार्टिकल डेल्टा एक्स डी एक्स लेंथ पर अपने कंसीडर किया हुआ है। क्योंकि क्या हो रहा है, ये जो पार्टिकल्स है ना, दिस पार्टिकल्स आर शिफ्टिंग, दे आर हैविंग अ डिस्प्लेसमेंट y। जब ये y डिस्प्लेसमेंट कॉज कर रहे होंगे तो उनके पास वेलोसिटी भी रही होगी डेल y बाई डेल टी, फिर उनके पास एक्सेलरेशन भी रहा होगा डी वी बाई डी टी। तो जब डी वी बाई डी टी करेंगे तो वो एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर। और ये मॉलिक्यूल्स यानी जो पार्टिकल्स हैं, रॉड, सॉलिड या मीडियम, जो भी मीडियम है उसके इनसाइड जो पार्टिकल्स है उनका एक्सेलरेशन है। और अगर ये डीएफ फोर्स उस एक्सेलरेशन को कॉज कर रहा है तो डीएफ फोर्स इज गोइंग टू बी द मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉ। मास को हम लिख सकते हैं कि क्रॉस दिस डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और ए को लिख सकते हैं डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर। अब यहाँ से अपने को क्या पता चल गया, डीएफ बाई डीएक्स की वैल्यू पता चल गई, और एफ की वैल्यू अपने को यहाँ से ऑलरेडी पता चल चुकी है। सो दोनों को अगर हम लोग रिलेट करेंगे, मिक्स करेंगे, तो अपने को वेव वेलोसिटी पता चल जाएगी। ये वेव वेलोसिटी निकालने का एक तरीका है। ना ये जो इक्वेशन थी हमारे पास, इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करें फिर से एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, इस इक्वेशन को जो हमने ओरिजिनली निकाल रखा था, तो इस इक्वेशन से अगर हम df बाई dx निकालेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं, df बाई dx is going to be equal to Young's modulus into the cross sectional area into डेल अपॉन डेल एक्स। तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। मैंने राइट हैंड साइड में डेल लिख दिया, वहां पर डी लिख दिया, इंटरचेंज कर दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डेल हम सिंपली इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि एक्स और टी दोनों इन्वॉल्व है, तो डी और डेल इंटरचेंजेबल है, ये आप समझ सकते हो।
या सबको डेल लिख लो तब भी चलेगा। टू बी अप्रोप्रिएट सबको डेल लिख लेना चाहिए। सो यहाँ से df by dx निकल कर गया और यहाँ से भी df by dx निकल कर गया। अगर ये दोनों आपको समझ में आया है तो इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। इफ वी इक्वेट टू, मैं इनका नाम दे देता हूँ, लेट्स से ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। सो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सो अगर आप फर्स्ट और सेकेंड को यूज करोगे तो अपने को मिलेगा रो एस डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्रॉस सेक्शन एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, उसका कोई रोल नहीं आएगा। और यहाँ पर आपको मिलेगा यंग्स मॉडुलस डिवाइड बाई डेंसिटी और डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसके बाद आप देखोगे इसको अगर कंपेयर कराओ जो फर्स्ट में हम लोगों ने लिखी थी वेव इक्वेशन, तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट का आ रहा है, एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट का आ रहा है। डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग इनटू डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। जब आप कंपेयर कराओगे तो आपको पता चलेगा ये जो नंबर है वो, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट का स्क्वायर, बेसिकली वो वेलोसिटी का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ से अपने को कंक्लूड हो जाता है, क्या कंक्लूड हो जाता है, वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो अंडर रूट गामा बाई रो होती है। डेरिवेशन आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसको कॉपी कर लीजिए, घर में 2-3 बार इसको चेक कीजिए और रीराइट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अपने लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये फॉर्मूला है, फाइनल फॉर्मूला है। डेरिवेशन अगर आपको स्किप भी करते हो तो चलेगा, इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि एडवांस में भी वो डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करता है, बहुत रेयर टू रेयर केस में उस डेरिवेशन को यूज करेगा। बट अगर आपको समझ में आ गया 10 गोल्डन पॉइंट, वो हमेशा आपके काम आएगा, इवन ग्रेजुएशन में भी काम आएगा कि हाउ टू प्रूफ दिस वेव वेलोसिटी इन अ मीडियम एज v is equal to under root Young's modulus divided by density। और अगर ये कोई और केस रहा होता है जैसे कि बल्क मॉडुलस यूज करना होता है लिक्विड और गैसेस, तो वहां पर हम b को यूज कर लेंगे तो बल्क मॉडुलस हो जाएगा। सो इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ कर पाते हैं। कॉपी कर लीजिए, कोई स्टेप को री एक्सप्लेन करना हो तो जरूर पूछिए, अदरवाइज हम लोग इसके एप्लीकेशंस पे आगे बढ़ते हैं। और इसका अपीयरेंस भी कुछ वैसे ही है जैसे स्ट्रिंग में आपने देखा था अंडर रूट टी बाई म्यू हुआ करता था, यहाँ पर रो बाई वाई बाई रो है। प्रूफ अलग अलग है क्योंकि सिचुएशंस अलग अलग है। अगर कॉपी हो गया हो तो हम इसको आगे ले चलते हैं और साउंड के बारे में स्पेसिफिक हो जाते हैं कि साउंड जनरली हम लोग जो साउंड को यूज करते हैं वो एयर में यूज करते हैं, तो एयर में कैसे बिहेव कर रहा होता है वो समझते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, एयर का मतलब हुआ गैस, तो किसी भी गैस पे भी हम उसको बात कर सकते हैं। एयर को हम लोग आइडियल गैस भी मान सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा एक अजम्पशन रहेगा कि जो एयर है, एयर विल बी ट्रीटेड एज आइडियल गैस। अगर इसको आइडियल गैस यूज करना चाह रहे, इसका मतलब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को हम लगाने के लिए अलाउड एलिजिबिलिटी सर्च कर रहा है। सो जब कभी एयर पे पूछेगा तो हम इसको आइडियल गैस ट्रीट करेंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी की जरूरत जहां भी पड़ेगी वहां पे आप लगा सकते हो। अच्छा, जनरल फॉर्म पे क्या निकल के है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर दैट मींस इन गैस, वी नो कि एक फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी। So this is the general formula for any longitudinal wave in any medium of air or liquid। इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो इसमें एक न्यूटन्स का फॉर्मूला है और एक लाप्लास का फॉर्मूला है, रिजल्ट आप जानते हो, उनको हम लोग प्रूव करेंगे अभी। तो न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन हैज गिवन अ फॉर्मूला, उन्होंने इसको और सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद क्योंकि जो बल्क मॉडुलस है वो जनरली
आपको नहीं मिलता या उसको निकालना पड़ता है। जनरली हम लोग जो टर्म यूज करते हैं वो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम इन टर्म में बात करना चाहते हैं। तो ये बल्क मॉडुलस को हम लोग और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो न्यूटन ने क्या फॉर्मूला दिया, उन्होंने ये कहा कि जब साउंड प्रोपोगेट करता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। दिस वाज द अजम्पशन न्यूटन फॉलोड। तो मैं शॉर्ट पॉइंट में लिख देता हूँ, ड्यूरिंग साउंड प्रोपोगेशन टेम्परेचर डज नॉट चेंज। टेम्परेचर ऑफ एयर, क्योंकि एयर पे साउंड चल रहा है और ये मानते हैं कि जब साउंड चल रही होती है तो टेम्परेचर चेंज नहीं करता है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं करता है इसका मतलब है ये आइसोथर्मल कंडीशन उन्होंने एज्यूम किया, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये थ्योरेटिकली आपसे पूछ सकते हैं कि एज पर न्यूटन व्हाट वाज द कंडीशन फॉर साउंड टू प्रोपोगेट, कौन सी प्रोसेस फॉलो करता है, तो हम बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस फॉलो करता है। अच्छा, ये आइडियल गैस है तो पीबी इक्वल टू एनआरटी तो होता ही है। जो भी आपने सैंपल कंसीडर किया उसका एन कांस्टेंट रहेगा, आर कांस्टेंट रहता है, टी कांस्टेंट है, तो ये सारा लेफ्ट राइट हैंड साइड सारा का सारा कांस्टेंट जा रहा है। अब चाहो तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको आप देख लेना, इसको अभी थर्मोडायनेमिक्स में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अभी हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में, उसको डायरेक्टली यूज कर लिया करेंगे। इसको हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो आएगा डी पी वी इज इक्वल टू डी एन आर टी। अब चाहो तो इसको v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो या बिना किसी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। तो d लगा दिया, d nrt ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो राइट हैंड साइड आपका जीरो हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। सो ये आएगा p dv प्लस v dp, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, दिस बिकम्स इक्वल टू जीरो। इसको अगर हम और भी फर्दर कैरी करें तो अपने को पता चलेगा माइनस dv by v इज इक्वल टू, या फिर इस तरह से लिखे तो ज्यादा सही रहेगा, p इज इक्वल टू, एक तरफ p रखा, ये उस साइड ले गए तो उस साइड आया माइनस v dp डिवाइड बाई dv। फर्दर रीराइट किया तो ये बना p इज इक्वल टू माइनस dp डिवाइड बाई dv बाई v। अगर आप ध्यान से देखो तो जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है वो माइनस डेल्टा p अपॉन डेल्टा v बाई v लिखा हुआ है। मतलब क्या लिखा हुआ है, कैन यू थिंक ऑफ कि जो राइट हैंड साइड है वो बल्क मॉडुलस के बारे में लिखा हुआ है। So this is the definition of bulk modulus. So bulk modulus is defined as minus dp upon dv by v. So इसका मतलब bulk modulus is nothing but pressure of the gas in what condition, in the condition of isothermal process. ये एक बहुत important result है और यहाँ से आप इसको समझ लीजिए कि whenever there is an isothermal process, then bulk modulus is equal to pressure इन एनी गैस, जो कि आइडियल है। सो आइडियल गैस में प्रेशर बल्क मॉडुलस के बराबर होता है आइसोथर्मल प्रोसेस पे। इसका यहाँ पे प्रूफ दिखाया आपको। इसका मतलब हुआ नट सेल पे अपने को वेव वेलोसिटी पता चल गया या फिर साउंड की वेलोसिटी पता चल गया, v की वैल्यू किसके बराबर होगी, अंडर रूट p बाई रो। सो एज पर न्यूटन दिस इक्वेशन बिकेम दिस, वेव वेलोसिटी यानी साउंड वेलोसिटी इज अंडर रूट p बाई रो बिकॉज p इज इक्वल टू b, b को हमने p से रिप्लेस कर दिया। p इज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर बताया जाएगा, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी बताई जाएगी, दोनों को रख देंगे तो वेलोसिटी निकल के आती है। इससे जब सिंस हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर और डेंसिटी नॉर्मल कंडीशन में कांस्टेंट रहते हैं या गिवन होते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जब इससे वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की गई तो पता चला कि इसकी वैल्यू काफी कम आती है। नॉर्मली जो नॉर्मल कंडीशन में साउंड की वेलोसिटी होती है एयर में वो 330 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है, 332 टू बी प्रिसाइज। लेकिन इससे जो कैलकुलेट करते हैं वो 280 टू 90 के आसपास आती है, तो काफी डिफरेंस आता है। तो इस डिफरेंस को फिर करेक्ट किया गया बाय लाप्लास। सो नेक्स्ट इज गोइंग टू बी लाप्लास करेक्शन। नोट कर लीजिए, और ये जो पॉइंट निकाला गया कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू p के बराबर होती है, इसको हाईलाइट करके याद रखना है। और फिर ये जो फॉर्मूला था अंडर रूट b बाई रो विल नाउ गेट कन्वर्ट इनटू अंडर रूट p बाई रो। Sir, यस sir, but practically sound will travel due to change in pressure, and change in pressure will lead to change in temperature, na?
हाँ, so इसी को करेक्ट किया लाप्लास ने. So Laplace will correct it and will say that this Newton's assumption was not so accurate. हालांकि ये काफी क्लोज आंसर लेकर के आता है, बट इससे भी ज्यादा क्लोज आंसर हम लाप्लास के करेक्शन करने के बाद निकालते हैं. तो टेम्परेचर चेंज होता है. लाप्लास करेक्शन में जाने से पहले इसी को थोड़ा सा और डिटेल में लिख देते हैं. तो अपने पास क्या निकल के आया, v इज इक्वल टू अंडर रूट पी बाई रो. अच्छा, गैस इक्वेशन में हम लोग जानते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी, वी ऑल नो दैट. यहाँ से अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू एन का मतलब होता है मास डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास. तो मॉलिक्यूलर मास को हम लोग कैपिटल एम लिख रहे हैं और मास को स्मॉल एम से लिखते हैं. तो ये बन जाएगा डेंसिटी. तो इसको लिख सकते हैं रो आर टी बाई एम, या फिर डायरेक्टली आप ऐसे भी याद रखते होगे P इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम होता है. इसका मतलब जो P बाई रो की वैल्यू है, P बाई रो इज बेसिकली आर टी बाई एम, where R is the gas constant, T is the temperature in Kelvin, M is the molecular mass of or molar mass of the gas, जिस गैस के बारे में लोग बात कर रहे हैं. तो जो V की वैल्यू अपने पास आ रही है, that will become P by rho को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं. ये भी एक छोटा सा फॉर्मूला है और थर्मोडायनेमिक्स में यूज होगा, उसको याद रख सकते हो. तो ये बनेगा अंडर रूट आर टी बाई एम. सो दिस इज न्यूटन्स फॉर्मूला. तो ये बोलते हैं टेम्परेचर से कैसे डिपेंड करता है और पी बाई रो पे क्या डिपेंडेंसी है, वो अपने को समझना होता है. सो इस तरह से हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं. कॉपी कर लीजिए. इसके बाद लाप्लास करेक्शन देखते हैं. उसमें एक गामा का करेक्शन बताएंगे वो, और उस गामा के करेक्शन के बाद फिर उसी को हम लोग यूज करना स्टार्ट कर देंगे. आपने कुछ पूछा है, बट हाउ डिड दे फाउंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ एयर सो दैट दे कुड कंपेयर विद द न्यूटन्स फार्मूला. साउंड की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, सिंपल सा सेटअप डिसाइड करके, क्योंकि साउंड की स्पीड ज्यादा नहीं होती है, 330 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है. अब वरी करो ना, लाइट की स्पीड हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है. दैट मीन्स 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड. तो साउंड को आप बेसिक अरेंजमेंट से भी कैलकुलेट कर सकते हो. और आजकल तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, साउंड डिटेक्टर्स. तो आप यहाँ पे बोल रहे हो, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आपको एक क्रूड आइडिया दे देता हूँ. सपोज कर लीजिए आप यहाँ से बोल रहे हो, ठीक है, और t इक्वल टू 0 पर किस समय आपने अटर किया वो टाइम नोट किया, और कुछ दूर जाकर के आप एक डिटेक्टर लगा दिया. सो वो डिटेक्टर मेजर कर लेगा कितना टाइम लगा, वो टाइम पता कर लेंगे, डिस्टेंस पता कर लेंगे. तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बाई टाइम निकल आएगा. आप टाइम को एक्यूरेटली मेजर करो, डिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर करो. डिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर कर लोगे, टाइम एक्यूरेटली मेजर करना चैलेंजिंग है. वो अगर टाइम आपने एक्यूरेट मेजर किया तो आपको यहाँ से एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा. So that can be easily measured, yes. So in case of Newton's formula, we can say that velocity is only function of mass. अभी हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी किन किन बातों पे डिपेंड करती है. उससे पहले हम ये करेक्शन करा लेते हैं. नेक्स्ट हेडिंग यू कैन से लैप्लास करेक्शन. करेक्शन. व्हाट द लैप्लास सेड दैट कि जब साउंड प्रोपोगेट करता है, अब देखो ना, साउंड प्रोपोगेट करने के लिए मैंने एक बार पिक्चर बनाया था कि जो एयर है वो कुछ कंप्रेस हो जाती है, कुछ रेयर फ्रैक्शन जोन्स होते हैं, फिर कंप्रेशंस आते हैं, फिर रेयर फ्रैक्शन जोन्स आते हैं, फिर कंप्रेशंस आते हैं, फिर रेयर फ्रैक्शन जोन आते हैं. ये डिस्टर्बेंस इधर प्रोपोगेट कर रहा होता है. अगर कोई लाउड स्पीकर यहाँ से साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है और यहाँ पर कोई रिसीवर सुन रहा है, राइट, ऐसा कुछ हम लोगों ने बात किया था. सो पॉइंट क्या होता है कि अगर आप बहुत डिटेल पे वॉच करेंगे तो यहाँ का जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे गया है और यहाँ का मॉलिक्यूल इधर गया है, आइदर ऑफ द टू वे पे. तो यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन आ गया है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया है, यहाँ पे कम प्रेशर हो गया. ये प्रेशर और डेंसिटी का जो वेरिएशन है उसको इक्वेशन फॉर्म में भी हम लोग लिख पा रहे हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में भी लिख पा रहे हैं इक्वेशंस को. अच्छा, मॉलिक्यूलर लेवल पर आप जाओगे तो ये मॉलिक्यूल्स जब इधर आ रहे होंगे तो आपस में टकरा रहे होंगे, कोलिजन्स हो रहे होंगे.
राइट जब वो कोलिजन्स हो रहे होंगे तो कोलिजन के केस में आप जानते हो कि एनर्जी लॉस होती है हीट के फॉर्म में, तो एनर्जी लॉस हो रही होगी, एनर्जी लॉस हो रही होगी तो टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा। सो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर चेंजेस होते हैं जब साउंड प्रोपोगेट करती है, तो टेम्परेचर ऑल थ्रू कांस्टेंट नहीं रहता है। लेकिन अगर इसको पूरा सिस्टम कंसीडर करोगे तो जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है या हीट रिलीज हो रही है, तो वो क्या करती है, कहीं का टेम्परेचर बढ़ाती है तो कहीं का टेम्परेचर कम कर देती है। तो कंप्रेशन जोन होता है, वहां पर जो कंप्रेशन जोन होता है उस कंप्रेशन जोन में कोलिजन चल रहा है, तो वहां पर हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, वहां पर हीट प्रोडक्शन की वजह से वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जो रेयरफेक्शन जोन होता है वहां वहां से मॉलिक्यूल्स जा चुके हैं, तो वहां पर हीट कम होती है तो वहां का टेम्परेचर कम होता है। सो रेयरफेक्शन इज रिलेटिवली कूलर और द कंप्रेशन जोन्स आर रिलेटिवली वार्मर, सो द टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट ऑल थ्रू। सो इसलिए न्यूटन्स का लॉ यहाँ पे फेल कर जाता है। फिर अगर आपने ये सिस्टम कंसीडर किया तो ये सिस्टम में जो भी हीट है वो एनर्जी है वो यहीं पर इन्वॉल्व है। लाप्लास ने ये एज्यूम किया कि बाहर से कोई हीट नहीं आती है, ना ही बाहर कोई हीट जाती है। सो ही एज्यूम दैट ही एक्सप्लेन दिस कि जो प्रोसेस है साउंड प्रोपोगेशन का वो आइसोथर्मल ना होकर के हीट कांस्टेंट वाला है, यानी कि हीट का इन्वॉल्वमेंट बाहर से नहीं होता है। ऐसी प्रोसेस को हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। तो उसको लिख देते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस को डिटेल में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में समझेंगे। सो व्हाट ही सेड कि साउंड प्रोपगेशन is not isothermal process but it is adiabatic process, adiabatic process। yes, अब ये जो adiabatic होगा उसका मतलब क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब आपने पढ़ रखा होगा तो आपको आइडिया है, अगर नहीं सुना है तो इसका मतलब होता है कि सिस्टम के अक्रॉस हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। तो इसका मीनिंग होता है नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। और ऐसा ज्यादा टेक्निकल टर्म नहीं लिखते हैं, सिंपल टर्म लिखते हैं, नो एक्सचेंज ऑफ हीट अक्रॉस बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम। तो जो भी आप सिस्टम चूज करेंगे उसकी बाउंड्रीज के अक्रॉस हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। सो जो कंप्रेशन में हीट आई होगी फिर वो ट्रैवल करेगी, रेयरफेक्शन में जाएगी, लेकिन इसी बाउंड्रीज के अंदर रहेगी, वो बाहर नहीं जाएगी। ये इन्होंने एज्यूम किया। अगेन आगे थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस को किस तरह से देते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस की एक इक्वेशन होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस, इसका प्रूफ करेंगे, दैट इज पी वी रेज़्ड टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब कभी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, तो आप बोलोगे पी वी रेज़्ड टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। आइसोथर्मल के लिए क्या बोल सकते हो, आइसोथर्मल के लिए इससे पहले वाली प्रोसेस जो थी वो आइसोथर्मल थी। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि राइट हैंड साइड पूरा कांस्टेंट था। तो जब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट बोला जाता है, सो दैट इंडिकेट्स आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट। ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन से डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, तो आपको जम जाएगा। एडियाबैटिक का ये कहाँ से आता है, इसके लिए प्रूफ करना पड़ता है, और इसका प्रूफ हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में देखने वाले हैं। अभी आप इसको एज्यूम कर लीजिए, पी वी रेज़्ड पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट वेयर गामा इज अ नंबर, और गामा की जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी 1.4 फॉर एयर, क्योंकि हम लोग जनरली एयर में बात करेंगे तो एयर के लिए 1.4 रहती है। बाकी मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक गैसेस के लिए क्या क्या होती है वो अलग अलग तरीके से हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। एनीवे, इससे अपने को बल्क मॉडुलस निकालना है। तो जैसे हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एक बल्क मॉडुलस निकाला था, सिमिलरली एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी एक बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन बन जाएगी। उसको भी हमेशा के लिए याद करना, उस पर भी बेस क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सो अगेन आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे डी ऑफ पी वी रेज़्ड पावर गामा इज इक्वल टू डी ऑफ कांस्टेंट, यू नो कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगाओगे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ओके मैं स्टेप लिख देता हूँ, डायरेक्टली भी मैं लिख सकता था, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू 0। फर्दर p इसका डिफरेंशिएशन x रेज़्ड पावर n का फॉर्मूला आएगा, तो आएगा गामा v रेज़्ड टू पावर गामा -1 इनटू dv
is equal to minus v raised to power gamma dp. Further simplification will lead to v raised to power gamma, कैंसिल कर सकते हो, तो ये बनेगा gamma times p dv is equal to minus v dp. इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ. यहाँ से अगर आप गामा पी को कैलकुलेट करो तो गामा पी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस डीपी डिवाइडेड बाई डीवी बाई वी, और वी ऊपर रख लीजिए. ये जो लिखा हुआ राइट हैंड साइड में फिर से ये बल्क मॉडुलस आ गया, तो ये बल्क मॉडुलस हो गया. सो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन पता चल गई, वो गामा पी के बराबर होती है. इससे पहले आपने देखा था आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो बल्क मॉडुलस आया था वो प्रेशर के बराबर आया था. अब ये प्रेशर के बराबर नहीं होता है, प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो उसमें एक गामा फैक्टर मल्टीप्लाई करता है. और एयर के लिए गामा कितना होता है, 1.4 होता है, ये आप याद रख लेंगे. कैसे 1.4 होता है, अगेन हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है उस पर हम इसको प्रूफ करेंगे. सो अभी के लिए आप याद रख सकते हो. सो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू गामा इनटू पी के इक्वल आ जाएगा. अगर ये बल्क मॉडुलस आ गया तो अब हम लाप्लास के अकॉर्डिंग वेलोसिटी बता सकते हैं. तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू ये आ गई. कई बार आपसे ये पूछेगा कि आइसोथर्मल का बल्क मॉडुलस और एडियाबैटिक के बल्क मॉडुलस का रेशियो बताइए, तो ये 1 बाई गामा हो जाएगा, क्योंकि उसमें पी होता है, इसमें गामा पी होता है. और गामा की वैल्यू आपको बताई जाएगी, कौन सी गैस है उसके अकॉर्डिंग गामा की वैल्यू होती है. एयर के लिए 1 पॉइंट भी कह सकते हो. हाँ, सीपी बाई सीवी वाला ही है. यस, ये जो गामा है वो सीपी बाई सीवी है. ये सीपी सीवी अगर आपने पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे, अदरवाइज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, इसीलिए हम उसका अभी नाम भी नहीं ले रहे. अभी आपको एक कांस्टेंट बताया गया, और कांस्टेंट की वैल्यू 1.4 है. और अगर आपने केमिस्ट्री में आपका हो गया है देन इट्स डन, तो फिर आपको पता होगा सीपी बाई सीवी होता है 1 + 2 बाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको पता होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मोनो, डाया और पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए बता सकते हो कि गामा की वैल्यू क्या क्या होती है. Anyway, so after this we can go for this की जो velocity है, finally velocity अपने पास आ जाती है v is equal to under root gamma p by rho. That's the velocity of sound in any medium. और p by rho की वैल्यू हम लोग जानते हैं, p by rho is equal to RT by m. So जो most popularly हम लोग यूज करेंगे वो यूज करेंगे v is equal to under root gamma RT by m. So that's corrected version. Either you use this or you use this, both are the same thing. तो ये जो formulas हैं, these are the final formulas for velocity in air. किसकी velocity? Sound की velocity. अब आपको गामा पता होता है, R पता होगा, टेम्परेचर पता होगा, M पता होगा, सबको रख देंगे, अपने को आंसर मिल जाएगा. यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं. देखो क्या होगा कि जब हम लोग एयर के बारे में बात कर रहे होंगे तो गामा फिक्स्ड है 1.4. मास ऑफ द मोलर मास ऑफ द एयर फिक्स है, क्योंकि एयर का कंपोजिशन आपको पता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन मेजॉरिटी पे होती है, ऑक्सीजन होती है, तो एम की वैल्यू आपको पता रहती है. पॉइंट इज एम फिक्स्ड है, आर फिक्स्ड है, तो ये टी पे डिपेंड करता है. तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो आपसे पूछ सकता है कि जो साउंड वेलोसिटी है वो किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है. एयर में हम लोग बात कर रहे हैं, एयर में, तो एयर में जो इसका डिपेंडेंसी है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी है. अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे साउंड वेलोसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करोगे साउंड वेलोसिटी कम होगी. अंडर रूट टी पर डिपेंड करता है. इस फॉर्मूले से आपको ऐसा लग सकता है कि v की वैल्यू अंडर रूट पी होगी, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो ये रॉन्ग हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी है. एयर की जो डेंसिटी होती है ना वो कांस्टेंट नहीं होती है, क्योंकि आपने डेंसिटी का भी इक्वेशन भी बनाया था डेंसिटी फॉर्म में, तो आपने देखा था हर लोकेशन की डेंसिटी बदलती रहती है. कंप्रेशन जोन में डेंसिटी ज्यादा होती है, रेयरफेक्शन जोन में डेंसिटी कम होती है. तो अगर आप ऐसा बोलोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा. कई बार वो क्वेश्चन ऐसा पूछ चुका एग्जाम में कि प्रेशर को 4 टाइम करते हैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, तो वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा. तो अगर आप प्रेशर को 4 टाइम्स करते हो तो वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है. क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन को देखो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो राइट हैंड साइड कांस्टेंट होगा. अगर प्रेशर 4 टाइम्स हुआ है तो डेंसिटी भी 4 टाइम्स होगी. सो अगर हम प्रेशर को किसी भी फैक्टर से चेंज करते हैं, डेंसिटी भी उसी फैक्टर से चेंज हो जाती है.
So velocity of sound in air does not depend on pressure, neither it depends on density, even though this formula says that it appears कि वो p और rho पर depend करती है. तो ये प्रेशर पर और डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है. प्रेशर जिस फैक्टर से चेंज होगा डेंसिटी भी उसी फैक्टर से चेंज होगा. अगर डेंसिटी भी चेंज हो रहा है तो प्रेशर भी चेंज हो रहा है. इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. यहाँ पर लिख सकते हैं ये पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. साउंड वेलोसिटी और साउंड स्पीड और वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर and not on pressure or density. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अदरवाइज आप फॉर्मूला याद रखोगे और डायरेक्टली आंसर दोगे तो गलत हो जाएगा, और पहला ही ऑप्शन वो गलत वाला देगा आपको ट्रैप करने के लिए. सो दीज आर द क्रक्स पॉइंट जहाँ पे ट्रैप किए जाते हैं. सो नॉट it doesn't depend on the pressure. हम डायरेक्टली बोलेंगे it does not depend on the pressure, neither depends on the density. It depends on p by rho, and p by rho is a t, directly proportional to t. So it depends on temperature alone. Also ये किस बात पे डिपेंड करता है? अपार्ट फ्रॉम दिस ये ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है. Sound speed in air depends on humidity. Humidity of air. Higher the humidity, higher will be the speed. Higher the humidity. जानते हो कि humidity is a content of liquid in air or water in air. Higher the humidity, higher will be sound speed. तो जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा होगा वहां पर ये फास्टर चलता है, जहाँ पर कम होगा वहां पर स्लोवर चलता है. तो ये ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पैरामीटर्स है जिस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. नॉट ऑन प्रेशर, नॉट ऑन डेंसिटी, एज लॉन्ग एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट. श्योर. कॉपी कर लीजिए. यस फिर सो बाय सेकंड स्टेटमेंट हम ये कंक्लूड कर सकते हैं ना दैट वेव्स ट्रैवल बेटर इन डेंसर मीडियम्स, बिकॉज अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी तो थोड़ी एयर डेंस हो जाएगी. कंक्लूड वैसे भी अगर आपको प्रूफ करना है कि डेंसर मीडियम में क्या जाता है तो हम लोग सारे मीडियम के प्रेशर्स सारे मीडियम के फॉर्मूलाज निकाल रखे हैं, उनकी वैल्यूज रखोगे तो आप ये कंक्लूड कर पाओगे. उस पॉइंट को भी मैं लिख देता हूँ. कई बार ये पूछ लेता है कि सॉलिड लिक्विड गैसेस में कैसे चल रहा होता है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड इज गोइंग टू बी मोर एज कंपेयर्ड टू द वेलोसिटी इन लिक्विड्स इज गोइंग टू बी मोर इन वेलोसिटी इन गैसेस. सो हायर डेंसिटी होती है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है. ये भी एक ऑर्डर आप जानते हो, ऑलरेडी जानते हो. इनको जो फॉर्मूलाज है उससे हम लोग वैल्यूज को रख करके चेक भी कर सकते हैं. सो जो वेलोसिटीज है साउंड की उस पर क्वेश्चन जरूर आता है. न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो क्या बोलेगा, वो एक टेम्परेचर दे देगा, फिर एक दूसरा टेम्परेचर दे देगा, एक टेम्परेचर पे वेलोसिटी देगा, दूसरे पे पूछ लेगा. प्रेशर्स और डेंसिटी दे करके पूछ सकता है. हाँ एयर नहीं होगी, कोई और गैस होगी तो फिर हमारा गामा बदलेगा और उसी के अकॉर्डिंग उसका एम यूज करेंगे. तो अलग अलग गैसेस में वो मोलर मास का रेशियो कर देख करके भी पूछा जा सकता है, और ये गामा के रेशियोज को लेकर के पूछा जा सकता है, टेम्परेचर के रेशियोज को लेकर पूछा जा सकता है. सो ये अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है. हाँ आप जो आंसर दोगे वो लाप्लास के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दोगे, न्यूटन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं दोगे. अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन बोलता है कि न्यूटन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताइए. अगर वो नहीं पूछता है तो फिर आप पाओगे कि is going to be as per the Laplace formula. Now इसके बाद हम लोग साउंड से रिलेटेड कुछ और पॉइंट बात कर लेते हैं. साउंड में जनरली हम लोग इस तरह के टर्म यूज करते हैं कि पिच क्या है और उसकी लाउडनेस क्या है ना. तो लाउडनेस के बारे में बात कर लेते हैं, पिच इसके बारे में बात कर लेंगे. लाउडनेस के लिए एक फॉर्मूला है इसलिए उसको जानना जरूरी है. लाउडनेस ऑफ साउंड. सो डायरेक्टली हम लोग इस पर आते हैं. लाउडनेस हम लोग जानते हैं कि अगर जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ एक पर्टिकुलर लाउडनेस है, अगर मैं और ज्यादा लाउड बोलूंगा
तो आपको समझ में आ जाएगा लाइक आई एम रिलीजिंग मोर एनर्जी, सो द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मोर. So loudness basically depends on intensity. So it depends on intensity. कई बार सिंपली ये पूछ लेता है कि loudness किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है. तो it depends on intensity of sound wave. Loudness को कई बार जनरली हम लोग बीटा सिंबल से यूज कर लेते हैं. इसको हम क्वांटिफाई कर पाते हैं और क्वांटिफाई करके इसको मेजर भी कर पाते हैं. सो बीटा की जो वैल्यू होती है दैट इज 10 टाइम्स log base 10 I डिवाइड बाई I नॉट. इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू बता देते हैं और इसकी जो यूनिट बताते हैं वो डीबी बताते हैं. सो डीबी का मतलब होता है डेसिबल्स. डी मतलब डेसी, जैसे डेसी सेंटीमीटर होता है, डेसीमीटर होता है, वो वाला डेसी. और बेल इसका यूनिट होता है. सो जनरली हम लोग डेसिबल पे बताते हैं. सो डीबी मतलब डेसिबल, दैट इज यूनिट. बीटा इज द लाउडनेस और इस फॉर्मूले से बताया जाता है. जहां पर आई के हियर आई इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड जिसकी आपको लाउडनेस निकालनी है. इंटेंसिटी ऑफ गिवन साउंड. व्हाट अबाउट आई नॉट? आई नॉट एक रेफरेंस इंटेंसिटी है. आई नॉट की वैल्यू 10⁻⁻12 वैट पर मीटर स्क्वायर होती है. ये रेफरेंस इंटेंसिटी है. तो इस आई नॉट के रेफरेंस में आप उसको आई को यूज करोगे. सो आई नॉट आप याद रखिए 10⁻12 वैट पर मीटर स्क्वायर है. एक रेफरेंस इंटेंसिटी है. आई नॉट आपको पता होगा, आई आपको बताया जाएगा और फिर आप बता सकते हो कि बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, लाउडनेस की वैल्यू कितनी आ रही है. लॉग, ये लॉग बेस 10 होता है, तो 10 के बेस में आपको इसको कैलकुलेट करना होता है. नोट कर लीजिए. फिर इस पे मैं आपको एक माइनर सा क्वेश्चन दे देता हूँ और उसका आप आंसर कर दीजिए. फिर आपका टाइम भी हो जा रहा है, तो आगे की स्टोरी फिर नेक्स्ट क्लास पे हो पाएगी. और जो आई नॉट आपको दिया गया है बेसिकली वो मिनिमम इंटेंसिटी है जो ऑडिबल होती है. इससे ज्यादा कम, इससे कम इंटेंसिटी हो जाएगी तो फिर वो ऑडिबल नहीं रहती है. इसलिए इसको रेफरेंस चूज किया गया एज ए स्टैंडर्ड. एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस. आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड लाउडनेस ऑफ sound of intensity 0.1 watt per meter square. So अगर एक साउंड है जिसकी इंटेंसिटी 0.1 watt per meter square दी गई है, आपसे पूछा जाता है कि उसकी लाउडनेस बता दीजिए कितनी है. So what you need to do, go for this formula. Put the value of I that is known to you. Put the value of I naught that has been told to you. Simplify it. You will get your answer. 110 dB एक आंसर आ रहा है. यस, वेरीफाई हो रहा है. ओके, सभी ने ऐसा बोला है तो सही होना चाहिए. सॉल्व कर लेते हैं. कैसे सॉल्व करना है? आप बोलोगे आई की वैल्यू अपने को पता चला 0.1 है प्रॉपर यूनिट पर, एंड आई नॉट अपने को पता रहता आई नॉट इज 10⁻⁻12. तो अपने को आई अपॉन आई नॉट की जरूरत पड़ेगी. जब हम आई अपॉन आई नॉट की वैल्यू को
यूज करेंगे तो 0.1 डिवाइड बाई 10⁻⁻12 पढ़, तो ये ऊपर जाएगा 10⁻12 में एक कम हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर बीटा की वैल्यू आएगी 10 टाइम्स लॉग ऑफ बेस 10 I/I0। अब आप I/I0 की वैल्यू रख दीजिए 10 टाइम्स लॉग बेस 10 और 10⁻11। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो आप जानते हो, जो पावर है वो आगे आ जाएगा 11। सो ये आएगा 10 into 11 into log of 10 to the base 10, log of any number with the same base is 1, so that is 110 dB। so ये अपना 110 dB के बराबर आ गया। अपन से कर सकता हूँ, तो इसमें माइनर टाइप इक्वेशंस पूछ लेता है मेंस लेवल पर, और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, नथिंग टू डू, सिंपली आई आपको बताएगा, आई नॉट पता होगा, गो फॉर द कैलकुलेशन, यू कैन गेट योर आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आ चुका है, लाउडनेस से रिलेटेड है और उम्मीद है कि आप कर पाओगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन यूज करेगा, दैट्स ऑल। ऐसा बोलता है कि फाइंड रेशियो ऑफ और द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू साउंड्स if the difference in their loudness is 30 dB। सो अगर आपको दो साउंड्स दिए गए हैं जिनकी लाउडनेस का डिफरेंस 30 dB है, तो उनकी इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन का डिमांड था। प्रोबेबली यही नंबर के साथ क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, तो क्या हम बता सकते हैं? 1 मिनट में आपको देता हूँ, आप ट्राई कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। Terrace power 3000। Okay. चलेगा, तो आपने कुछ ऐसा किया होगा, बीटा 1 फर्स्ट लाउडनेस इज गोइंग टू बी 10 टाइम्स लॉग I1 डिवाइड बाय I0, बीटा 2 10 टाइम्स लॉग I2 डिवाइड बाय I0 बेस 10। ये दोनों का बेस 10 चल रहा है, नेचुरल बेस है, इनको डिफरेंस कर लो, तो अगर बीटा 1 माइनस बीटा 2 या बीटा 2 माइनस बीटा 1 जो भी आप निकालना चाहते हो, हम बीटा 1 माइनस बीटा 2 बोल रहे हैं। So this is going to be equal to 10 times log to the base 10 I1 by I0 minus log to the base 10 I2 upon I0। फिर log की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, सब्ट्रैक्ट करने में वो डिवाइड हो जाता है, log to the base 10, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो I1 by I2 बनेगा, तो इसको भी एज ए फॉर्मूला याद रख सकते हो, बीटा 1 माइनस बीटा 2। तो डिफरेंस in loudness can be given as 10 times log base 10 I1 by I2। अब आपको वो डिफरेंस देगा, I1 I2 पूछेगा, या फिर I1 I2 दे देगा रेशियो और डिफरेंस पूछ लेगा, आप बता दोगे। सो सॉल्व करना was not so difficult। difference in this loudness is given as 30, so 30 is equal to 10 times log I1 by I2 to the base 10। यही अपने को कैलकुलेट करना है, तो ये 3 आ जाएगा, 3 is equal to log base 10 I1 by I2। फिर आपको पता होगा कि ये इधर ले जाने पे पावर हो जाता है, so I1 by I2 as per the definition of log or properties of log 10 raised to power 3, that is 1000:1। ऐसा एक ऑप्शन दिया होगा, उसको मार्क कर देना। So this is loudness, and loudness is dependent on intensity, and how it does depend, how it depends is this formula। और ये डायरेक्ट फार्मूला है, स्टैंडर्ड है, इसका कोई डेरिवेशन आपके लिए नहीं है, आप इसको याद रखने वाले हैं, और I1 I2 की वैल्यूज देगा, आप अपना आंसर बता सकते हैं। ओके, सो लाउडनेस भी कंप्लीट हो गया, और
साउंड के बारे में काफी कुछ आज आपने सीख लिया है, जैसे कि उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स में लिखना है, वेव इक्वेशन को लिखना, साउंड की वेलोसिटी डिफरेंट मीडियम्स में, उसका प्रूफ एज वेल एज दिस लाउडनेस। नेक्स्ट क्लास में सुपरपोजिशन सिमिलर टाइप का है, और स्टैंडिंग वेव जो है वो ऑर्गन पाइप है, वो हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद बीट्स एंड डॉपलर चलेगा। So any question if it is there, you can ask. Otherwise, that's all for the day. So if you have any doubt or query, you should ask. सर ये Otherwise- साउंड पेपर में आएगा क्या? हाँ, पेपर में कल तक का जो भी पढ़ाया जाएगा वो आएगा, और कल तक हम लोग ऑर्गन पाइप तक ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि अगर डिटेल पे चल रहा है तो कल तक जितना भी पढ़ाया जाएगा वो सारा पेपर का पार्ट रहेगा टिल टॉट। सर और जो स्पीड ऑफ साउंड है वो पोल्यूशन पे भी डिपेंड करती है? बिल्कुल, वो मीडियम पे डिपेंड करती है, और पॉल्यूशन का मतलब यू आर हैविंग अ डिफरेंट मीडियम। पॉल्यूशन में आप देखते हो पार्टिकल्स आते हैं, डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, PM10, PM2.5, ये सारी चीजें रहती हैं, तो जिससे उसका कंपोजिशन बदल जाता है, तो डेफिनेटली पॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। तो फिर पोल्यूशन बढ़ने से साउंड बढ़नी चाहिए ना? हाँ, बोल सकते हो, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ने से जो सॉलिड पार्टिकल्स उनकी डेंसिटी बढ़ जा रही है, सो एज दिस गोज लाइक हायर डेंसिटी लीड्स टू मोर स्पीड, सो उसकी बढ़ जाती है, साउंड वेलोसिटी बढ़ जाएगी। सर यस सर ह्यूमिडिटी से स्पीड कैसे बढ़ेगी, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर मास एयर से कम है, तो मोर ह्यूमिड एयर लेस डेंस एयर रहेगी। यू आर आस्किंग फ्रॉम ड्यू टू ह्यूमिडिटी। ऐसा समझ सकते हैं, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब थ्योरेटिकली क्या होता है, जैसे एयर मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर सेपरेटेड अपॉर्ट, राइट, उनके बीच का गैप ज्यादा होता है। हालांकि ये जो वेलोसिटी होती है वो एक क्वांटिटी से हमको डिफाइन नहीं करना चाहिए। इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास दोनों क्वांटिटीज का यूज होता है, किसका, बल्क मॉडुलस का और डेंसिटी का, है ना। डेंसिटी एक टर्म है, बल्क मॉडुलस भी मीडियम पर डिपेंड करता है, वो भी बदलता है। तो इसलिए अगर जब कभी हमको आंसर देना होगा तो कि रीजन क्या है, रीजन देने के लिए सो वी विल बी यूजिंग बोथ, और उनका जो रेशियो है वो डिसाइड करेगा कि वेलोसिटी कैसा जाता है। प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जो ह्यूमिडिटी आती है वो बढ़ जाती है, और उसको प्रैक्टिकल ऑब्जर्व करने के लिए जैसे आप यहाँ पर औरंगाबाद में मेजर करें और मुंबई पे जाकर के मेजर करें तो आपको क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस नजर आएगा, कुछ मीटर पर सेकंड से वो ज्यादा जाएगा। कैसे समझ सकते हैं वो, उसके लिए मैं आपको एक लॉजिक जरूर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे कि एयर पे कम होती है, देन लिक्विड्स पे ज्यादा होती है, फिर सॉलिड्स पे ज्यादा और ज्यादा स्पीड जाती है, यानी जो बी बाई रो का रेशियो है, यानी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और डेंसिटी का रेशियो है वो एयर से सॉलिड्स की तरफ बढ़ता है। मैं पूरा रेशियो की बात कर रहा हूँ, जिसमें बल्क मॉडुलस और डेंसिटी दोनों का रेशियो है। इंडिविजुअली आप बात नहीं करोगे, क्योंकि इंडिविजुअली अगर एक बढ़ रहा होगा तो दूसरा भी उसको काउंटर कर सकता है या उसके अगेंस्ट जा सकता है, उसको सपोर्ट कर सकता है। तो वो डाटा से आपको पता होंगे तो डाटा से कैलकुलेट कर सकते हो। अदरवाइज आप ऐसा कह सकते हो कि जब ये ड्राई होता है ना, तो ये काफी अलग अलग रहते हैं मॉलिक्यूल्स, और जब इसमें मॉइस्चर आ जाता है तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कम हो जाता है, या फिर आप ऐसा कह लो कि ये लिक्विड नेचर की तरफ चला जाता है। So gas is tending towards liquid nature. तो अगर ये लिक्विड नेचर की तरफ जा रहा है तो फिर आप बोल सकते हो कि उसका बी बाई रो का रेशियो जो है वो बढ़ गया होगा। क्वालिटेटिवली आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। क्वांटिटेटिवली जाने के लिए आपको क्या करना होगा कि दोनों मीडियम का बल्क मॉडुलस और दोनों मीडियम की डेंसिटीज के बारे में बात करना होगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप रेशियो के बारे में बात कर सकते हैं। So जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है, so it gets more liquid character, or it tends towards liquid character as compared to the previous condition. So liquids में ज्यादा होती है, इस सेंस में आप बोल सकते हो कि उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो सकती है। आपने कुछ और लिखा हुआ है, mm water is less but relation is inverse for velocity. Not inverse, that's why I said it. This relation should not be watched independently. यहाँ से हम ऐसा नहीं बोल सकते, मैंने आपको भी बताया क्रिस्टल क्लियरली। कोई अगर बोलता है क्या ऐसा होता है, हम बोलेंगे नहीं, ऐसा बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बल्क मॉडुलस है ना वो भी मीडियम की प्रॉपर्टी है, डेंसिटी भी मीडियम की प्रॉपर्टी है, तो ये आपस में लिंक्ड है।
तो जब दोनों क्वांटिटीज आपस में लिंक होते हैं ना, तो फिर हम क्रिस्टल क्लियरली नहीं बोल पाते हैं, फिर हम बोलते हैं कि ये दोनों को आप देखो एक साथ, फिर कंपेयर करो। हाँ, अगर वो ऐसा सर बोलता है कि बल्क मॉडुलस को कांस्टेंट रखते हुए आप बताइए, तो फिर हम बोल सकते हैं। सर पर sir डिफरेंट but the relation is RT by M, so the temperature is constant for an isothermal process, so we can say now for like in the molecular mass is changing, it's नाउ सी, ये जो रिलेशन है दैट इज ट्रू फॉर गैस एंड दैट टू आइडियल। Getting my point? When humidity goes up, और ये बेसिकली ड्राई गैस का मतलब ये ड्राई गैस के लिए है। Getting my point? So इस ये पर्टिकुलर कंडीशन में ड्राइव किया गया है। प्रैक्टिकली से रिलेट करोगे तो प्रैक्टिकल में जो एयर होती है वो आइडियल गैस होती ही नहीं है, बट थ्योरेटिकली वी डिफाइन लाइक दिस कि थ्योरेटिकली उसको हम आइडियल एज्यूम कर लेते हैं और फिर गैसेस कंडीशन के लिए इसको अप्लाई करते हैं। तो मॉइस्चर कंडीशन में अप्लाई करेंगे तो फिर ये थोड़ा सा हो सकता है कि अपने को डिफरेंट आंसर दे जाए। तो सर वाटर इस फॉर्मूले को वेपर हम तो लोग यूज गैस करते ही हैं। रहेगी। वाटर वेपर फॉर्म में रहेगा तो गैस रहेगा, हाँ वो भी गैस रहेगा। फिर देखोगे उससे फिर मॉलिक्यूलर, हाँ तो फिर इस पे अगर इसकी एप्लीकेबिलिटी आएगी तो फिर आप मॉलिक्यूलर मास और टेम्परेचर और ये गामा के बारे में बात कर सकते हो। क्योंकि जैसे ही मॉइस्चर बढ़ता है आप देखोगे कि क्या होगा, अगर वाटर कंटेंट बढ़ता है तो एम भी अफेक्टेड होगा, गामा भी अफेक्टेड होगा और टेम्परेचर भी अफेक्टेड होगा। और टू बी इन प्रैक्टिकल सिनेरियो यू विल फाइंड कि अगर कुछ टेम्परेचर वैरी कर रहा होता है या फिर उस वाटर वेपर जो है, अगर आप ओशन सी के किनारे हैं तो वहां पर हीट का जनरेशन हो रहा होता है तो वो टेम्परेचर को वैरी कर रहा होता है। तो अपने को जो आंसर देना वो थ्योरेटिकली देना है और उसको प्रैक्टिकल से रिलेट करके थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो बनाया जाता है। तो मेरा जो कंसर्न है वो इस बात को है कि किसी भी फॉर्मूले को आप यूज करें तो पहले उसकी वैलिडिटी को चेक करें और साथ ही साथ फिर जितने भी पैरामीटर हैं सारे पैरामीटर को ख्याल करके आंसर देने वाला है। यस सर हम ये बोल सकते क्या कि H2O जो है उसका गामा तो एयर से ज़्यादा ही है और M भी H2O का कम है, तो फिर इन द सेंस वाटर जब ऐड होगा तो वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। हाँ, वैसे रिलेट कर सकते हो आप, क्योंकि वाटर जब ऐड होगा तो ये एम डिक्रीज करेगा और गामा आपका इंक्रीज करेगा, एज्यूमिंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट और माइनर चेंजेस आते हैं तो फिर ये दोनों का रेशियो जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से भी आप फॉर्मूला बेस्ड एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, क्वालिटेटिवली आप आंसर यहाँ से भी दे सकते हो। इस फॉर्मूले से अगर डायरेक्टली देखोगे तो फिर इसमें बी को भी आपको काउंट करना पड़ेगा। तो ये जो आपने पॉइंट बोला ये एग्रीएबल है, एम की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है क्योंकि आपने देखा कि उसका मोलर मास कम रहता है। केवल वाटर का नहीं यूज कर रहे हैं, मिक्सचर का कम हो जाएगा क्योंकि अगर कम वेट मोलर मास वाला कंटेंट ऐड कर रहे हो तो ओवरऑल मोलर मास कम हो जाएगा। गामा की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी ये जो एटोमिसिटी होती है वो ज्यादा होती है H2O की। H2O आप लिखते हो तो ट्राइएटॉमिक होता है और जब ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होते हैं डायटोमिक होता है। तो उसमें गामा को भी चेक करेंगे और इसको भी चेक करेंगे। तो मोलर मास का अगर ज्यादा इन्फ्लुएंस आ रहा है तो यहाँ से भी बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है। लेकिन ये भी ख्याल रखना है कि ये जो है आइडियल गैस है और उस केस में लोग यूज कर रहे होते हैं। यस सर पॉलीएटॉमिक आयंस एटॉमिक एटम्स के लिए जो गैसेस के लिए उसका लाइक गामा कैसे गामा के लिए कोई फॉर्मूला है क्या निकालने, या फिर वो ऑलरेडी डिफाइंड रहता है? आप याद रख लीजिए गामा का जो फॉर्मूला होता है, हम लोग इसको डिटेल में बात करेंगे, 2/f 1 + 2/f होता है। मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होती है। तो जो गामा की वैल्यू होती है इस पे आप 3 रख दोगे, 2/3 यानी 5/3 हो जाएगा। 5/3 को मतलब 1 पॉइंट कितना बनेगा, जगह 2066 रफली। और डायटोमिक गैसेस होंगे, जितने भी डायटोमिक गैस होते हैं उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 लेके चलते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है 7/5 हो जाती है 1.2 1.4। ये एयर कैटेगरी में आता है, एयर डायटोमिक मानते हैं क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मेजॉरिटी होती है। पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप 6 पकड़ते हो, तो गामा की वैल्यू 1 + 2/6
6 दैट मींस 1/3 यानी 4/3 होती है, तो ये 1.33 होती है। तो सारे आप देखोगे कि पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए जो गामा है वो कम होता है, और इसके लिए ज्यादा होता है मोनोटॉमिक केस के लिए। तो इसका मतलब इस पे अगर वेलोसिटी हमारी जो बढ़ती नजर आ रही है वो m के इन्फ्लुएंस से आ रही है। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप? सर सारे पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए सेम ही रहता है क्या गामा? हाँ, सारे पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए हम इसको f डिग्री ऑफ फ्रीडम को 6 लेते हैं, तो ये 1.33 रहता है। सर वो एक बार बता दो मुझे कौन से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? इसको हम लोग डिटेल में अभी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में बात करेंगे। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो होती है वो उसकी इंडिपेंडेंट मोशन के बारे में बात करती है। तो अगर पॉलीएटॉमिक गैस होगा, सपोज कर लीजिए कि अगर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, जिन लोगों ने पढ़ा उनको समझ में आ जाएगा। अगर ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, राइट, तो इसके ये एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंटली चल सकता है, अपना मोशन दिखा सकता है, वाई एक्सिस का मोशन दिखा सकता है, जेड एक्सिस का मोशन दिखा सकता है। तो ये 3 डायमेंशन में चलने के लिए एग्रीएबल है, तो इंडिपेंडेंट है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन से आएंगी। इसको 3 एक्सिस के अबाउट रोटेट करा सकते हो, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करा सकते हो, एक नया मोशन आएगा, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करा सकते हो, एक नया मोशन आएगा, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करा सकते हो, एक नया मोशन आएगा। तो 3 रोटेशन प्लस 3 ट्रांसलेशन फॉर एनी 3 डायमेंशनल रिजिड बॉडी, hence degrees of freedom are 6. So vibrational we will not consider. Vibration we don't consider it. Vibration we consider for diatomic gases के लिए high temperature पे. Tomorrow will we have module discussion. हाँ, ये आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि कल वेव का डिस्कशन चाहिए आपको मॉड्यूल का, या फिर कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते रहें? This is up to you. सर वेव की सर मॉड्यूल मॉड्यूल नहीं है। डिस्कशन Yes. हाँ, मॉड्यूल का डिस्कशन कर लेंगे। तो वेव का जो मॉड्यूल है एक्सरसाइज 1, 1 और 2, अगर आप दोनों ट्राई कर लेंगे बेस्ट होगा। सो उसको 1 से स्टार्ट करेंगे, तो फिर ठीक है। फिर इसका मतलब है आज तक जितना पढ़ा है वही आएगा, क्योंकि कल हम आगे बढ़ा नहीं पाएंगे, लाउडनेस तक ही आएगा। सो टुमारो वी विल हैव अ मॉड्यूल डिस्कशन, वो आपको अगले आने वाले टेस्ट पे हेल्प कर देगा। और फिर नेक्स्ट वीक में अपने को 2 से 3 लेक्चर की जरूरत पड़ेगी वेव को कंप्लीट करने के लिए कंफर्टेबली इन डिटेल। सो कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पर आ जाएंगे। चलेगा। सो टुमारो वी विल हैव अ डिस्कशन। ओके, एनीथिंग एल्स इफ एट ऑल?